हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक रिटेल इन्वेस्टर्स के डार्लिंग एक फंड के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, जिसका नाम है, आप सबको जानते होंगे, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब आपको ये सब पता है कि ये कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है। ये शायद जितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरे को लगता है सारा ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। मतलब जैसे हम स्टॉक्स में करते हैं ना, FIIs, DIIs और रिटेल, तो मेरे ख्याल से हम पराग पारिक में ये बोल सकते हैं कि 100% रिटेल, इट इज नथिंग एल्स, राइट। तो वैसा एक फंड है। और बहुत सारे, मतलब हम सब फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं और शायद यूट्यूब पे कमेंट्स पे तो कोई डिमांड अगर किसी फंड की आती है तो वो हमेशा इस बात की आती है कि सर मैं पराग पारिक में इन्वेस्ट करूं क्या। ठीक है, सबको ये एक, और ये ना एक बहुत साइक्लिकल है, वो मैं समझाऊंगा आपको कैसे हो रहा है। तो आज हम दोनों इस पे डिस्कस करेंगे। तो परिमल, पराग पारिक के बारे में आपका क्या बोलना चाहेंगे आप? वो जैसे ये आईटीसी एक स्टॉक है तो उसको वैल्यू इन्वेस्टर्स की आंखों का तारा होता है वो, तो वैसे पराग पारिक इक्विटी फंड जो है, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये राइट। रिटेल इन्वेस्टर्स की आंखों का तारा है। तो बिल्कुल हम हमेशा कभी भी, मतलब हमने आई थिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे इन बिटवीन जो फंड मैनेजर्स को लाया था, तो वहां पे सबसे ज्यादा अगर रिक्वेस्ट कुछ आए थे तो पराग पारिक के फंड मैनेजर्स को क्यों नहीं लेके आते आप लोग। राजीव जी के ऊपर, बिल्कुल 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 सही बात तो है। तो आई शुरू थिंक करते हैं इसके ऊपर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो यस। मैंने एक डॉक्यूमेंट एक बनाया हुआ है पूरा, जो हम MF यज्ञ पे अपने शेयर करते हैं, मतलब रेगुलरली अपडेट करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट अभी लेटेस्ट बिल्कुल बनाया हुआ है, वो शायद अपलोड होने वाला है MF पे। तो वो, ये आप डॉक्यूमेंट होपफुली आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये हमारा लेटेस्ट एनालिसिस है 30 जून के हिसाब से। तो रेटिंग वगैरह तो अच्छी है। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्यों इतनी अच्छी रेटिंग है। तो राइट। एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला है कि मल्टी कैप फंड है परिमल, राइट, लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट 3,500 करोड़ का ही है। राइट। तो आप क्या बोलना चाहेंगे मतलब इस बारे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे आजकल तो 10,000 20,000, मतलब स्पेशली मल्टी कैप कैटेगरी में तो एक ठीक ठाक, मतलब 10,000 20,000 करोड़ तो बहुत ही नॉर्मल टाइप हो गया राइट। तो है, राइट। यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन लगता है व्हाई एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपेयर्ड टू द कैटेगरी आर लेस इज बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फंड इज नॉट दैट हाई हम्म, amongst the national distributors या बैंक्स या फिर इंडिविजुअल राइट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट लाइक दैट कि ये लोग इसको एडवर्ट मतलब मार्केट नहीं करना चाहते होंगे। राइट राइट राइट। मेजरली इनिशियली अगर रिलेशनशिप नहीं बनता है, बिकॉज आई आई कम फ्रॉम अ वेल्थ मैनेजमेंट बैकग्राउंड, सो आई नो दैट। सो अगर वो रिलेशनशिप नहीं बनता है, सो नॉर्मली कहीं ना कहीं वो लगार्डनेस सामने दिखता है। जैसे कि मिराई में भी एक लंबे समय के लिए हमने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में एक फॉल देखा। फॉल मतलब या फिर जो उनका कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो जा नहीं पाए थे। चल नहीं पा रहे थे तो सेम चीज आई थिंक पराग पारिक के साथ भी हो रही है, दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, जो मेरे को लगता है कि ना MF यज्ञ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। ये चार्ट मेरे को हमेशा ये लगता है कि ये इसमें क्या बता रहा है ना, कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और पराग पारिक क्यों फेमस है। पराग पारिक इसलिए फेमस ज्यादा है क्योंकि ये एक एलोकेशन, अच्छा खासा एलोकेशन फॉरेन सिक्योरिटीज और मेजरली US इक्विटीज में कुछ स्टॉक्स खरीदता है। ठीक है, वही इसका मेन जो अलग पॉइंट है, और जो बाकी नहीं करते हैं, करते हैं तो बहुत छोटे लेवल पे करते हैं। ये एक अच्छा खासा बड़ा एलोकेशन लेता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्लियरली हमें यहाँ पर एक ट्रेंड देखा होगा परिमल। तो कितना इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि ये फंड जो है, अगर जब स्टार्ट हुआ था शायद, जब ऑलमोस्ट 7 years बैक, तो ये एक स्मॉल कैप फंड था, राइट। राइट। अगर आप देखोगे तो मतलब 35-40% के आसपास में स्मॉल कैप एलोकेशन था, और हार्डली लार्ज कैप कुछ था, और थोड़ा बहुत ये फॉरेन सिक्योरिटीज में इसने डालना शुरू किया। राइट। और कैसे इसने बिल्कुल अपना एलोकेशन चेंज किया है अब, और बिल्कुल धीरे 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 लार्ज कैप, जो ये ब्लू कलर से लार्ज कैप दिख रहा है, ब्लू कलर बढ़ रहा है। तो लार्ज कैप एलोकेशन अभी अगर हम लेटेस्ट देखें तो 38% लार्ज कैप एलोकेशन है, राइट। 29% के आसपास फॉरेन सिक्योरिटीज है, और मिड कैप स्मॉल कैप तो अब ऑलमोस्ट एक ना के बराबर, मतलब 16% 11% एक छोटा सा एलोकेशन रह गया है। राइट। ठीक है ना, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है सी इन लास्ट 7 years? मेजरली स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशंस क्यों होते हैं, तो एलोकेशंस होते हैं टू गेट दैट एन एक्स्ट्रा अल्फा। तो वो हम्म, एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट करने के लिए नॉर्मली ये स्ट्रेटेजीज फंड मैनेजर्स यूज करते हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो स्मॉल एंड मिड कैप में एग्रेसिवनेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। सो विद दैट एग्रेसिवनेस यू कैन अचीव सम एक्स्ट्रा रिटर्न्स। बट वही बिल्कुल। इन लोगों ने क्या किया, बेस्ट पार्ट इज दे एट राइट टाइम दे आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन मार्केट्स, और वहां से उन्होंने एक्विजिशन किया। सो जो एग्रेसिवनेस उनको लाना था, एग्रेसिवनेस में जरूरी नहीं है कि आपको फिर स्मॉल और मिड कैप मिल जाना है।
Aggressiveness is all about कि what are the growth opportunities available for this particular fund. जो Right. इनको लगा कि compared to small and mid cap, I think foreign equities specifically ये जो FANG stocks के बारे में हम हमेशा बात करते रहते, so वो opportunities one of the first fund house था ये जिसने identify की और उस पे act किया, and now we are seeing the benefits which the investors are getting from these funds. राइट राइट राइट, नहीं तो परफेक्ट है। और तो आपको आगे क्या क्या लगता है, मतलब आपको लगता है कि ये इसी टाइप का एलोकेशन की लार्ज कैप बेस्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज तो रहेगा ही, आई एम श्योर, वो तो इनका एक अलग थॉट प्रोसेस है ही, Right. बट ये लार्ज कैप बेस्ड इक्विटी थॉट प्रोसेस ही रखने वाले हैं, या आपको लगता है कि नहीं, दे में चेंज Right. as the market changes? See, normally हमेशा हमने देखा है कि जो भी ट्रेलिंग रिटर्न्स हम देखते हैं तो नॉर्मली रिपीट नहीं होते। अभी डॉलर टर्म्स में अगर हम इंडियन मार्केट्स को देखेंगे, सो डॉलर टर्म्स में द परफॉर्मेंस इज सो निग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द यूएस इक्विटी, बिकॉज दैट इज एवरीथिंग इज इन डॉलर टर्म्स। सो जब भी हम ऐसे ट्रेलिंग रिटर्न्स देख के जाते हैं किसी चीज में, सो वो रिपीट होने के चांसेस वैसे कम होते हैं, बट वी शुड नॉट डाउट देम कंटिन्यूअसली। इट्स अ गुड fund to be part of your diversified portfolio. There should not be any problem if you feel कि हाँ ठीक है भाई, मेरे 5-6 फंड्स में ये एक फंड होना चाहिए just for diversification, because as a retail investors you cannot directly go into stock markets, foreign stock markets and buy. So वो allocation अगर आपको लगता है, जैसे कि हम consumption theme हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे उस consumption theme को आज हम Apple यूज कर रहे हैं या फिर गूगल के सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक वी शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन दोज ग्रोथ स्टोरीज आल्सो, and these people are also coming to India to invest into Jio and other platforms. So I think that कि एक long term के हिसाब से diversification point of view से one can stay invested there. There should not be any problem. तो अभी ये वैसे पराग पारिक, अगर आप इसका बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पराग पारिक जो ये फंड हाउस है, इसका फोकस ही सिर्फ इस फंड पे है, मतलब इनके पास एक ही फंड है, राइट, और बाकी तो इनके पास जो है वो एक लिक्विड फंड और है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये एक ऐसा फंड हाउस है जो फुल्ली फोकस्ड एक ही इक्विटी फंड पे है, तो मतलब पूरी टीम उसी पे बैठती है, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। जबकि एक बहुत छोटा फंड हाउस है, मतलब अगर लाइस उसमें देखें तो 30th नंबर पे आता है, राइट, एक अकेला ही एसेट्स मैनेज यही है इनका मेजरली। ट्रू। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इनकी। और एसेट्स जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा पावर नहीं है, क्योंकि छोटा फंड हाउस है, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन पावर इनकी इतनी ज्यादा नहीं है, इनके शायद इतने अच्छे टाइप्स नहीं है बैंक्स वगैरह के साथ, तो उस हिसाब से इनका ग्रोथ जो है वो जितना शायद एक्सपेक्टेड था, अगर ये शायद अगर ऐसा कोई फंड एचडीएफसी के साथ होता या आईसीआईसीआई के साथ होता, तो मेरे को लगता है कि काफी बड़ा फंड होता। डेफिनेटली आई फील कि अगर ये बड़े फंड हाउसेस के साथ होता तो आई थिंक दिस वुड हैव बीन द बिगेस्ट फंड ऑफ मल्टी कैप कैटेगरी। ट्रू। तो अभी मतलब लेकिन वैसे देखा जाए तो ग्रोथ एक ठीक ठाक ग्रोथ है, मतलब लगातार फंड का जो है ये अगर हम एयूएम देख रहे हैं लास्ट 6-7 साल का, तो लगातार वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, नेवर सीन एनी मेजर नेगेटिव ग्रोथ, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। तो रिटर्न्स की बात करते हैं, अब सीधा मूल्य पे आते हैं कि भाई ये अल्टीमेटली पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे बात आप कर ही रहे थे कि यूएस इक्विटी की वजह से, तो अगर हम देखें तो 1 ईयर रिटर्न परिमल ऐसी मार्केट में भी इन्होंने रिटर्न जो है वो मतलब +6% है, राइट। तो आप ये देखो, और मार्केट अगर हम मतलब कैटेगरी देखें, मल्टी कैप कैटेगरी, इसमें -13% है, और निफ्टी 500 मल्टी कैप का जो बेंचमार्क है वो -10% है, राइट। और 3 इयर्स के हिसाब से, 10 इयर्स के हिसाब से, मतलब ट्रेलिंग रिटर्न्स में, तो आपको लगता है कि मेजरली ये यूएस मार्केट की वजह से इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस ये सभी अगर आप देखेंगे नैस्डैक, ये जो इंडेक्स है वो जो मेजरली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडेक्स है सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, मोर देन 10,800 के नजदीक के लेवल्स वो टच करके अभी थोड़ा सा नीचे आया है। सो वी ऑल नो, अगर कोविड के पहले अगर हम देखेंगे नैस्डैक इंडेक्स, तो इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 9,800, दैट वाज द पीक। देन उसके बाद वो 15-20% नीचे गया, एंड देन इट अचीव दैट पीक, एंड देन वो ब्रेक करके 10,800 के लेवल तक वो जा चुका था। तो आई थिंक वो सारी की सारी चीजें रेप्लिकेट हो रही है। लुक एट द एप्पल स्टॉक इन ईयर टू डेट रिटर्न्स में, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अप बाय ऑलमोस्ट $560 बिलियन, या फिर आप अमेजॉन, देन एप्पल का देखो, सब ये 400-500 बिलियन डॉलर के ऊपर है, इवन गूगल $100 बिलियन से ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट इज अप बाय ऑलमोस्ट $335 बिलियन। तो ये सारा इम्पैक्ट यहाँ पे होने वाला, बिकॉज उनका अगर आप फैक्ट शीट देखोगे जो आप बताओगे अभी, तो उसमें वही दिख रहा है, यही सब स्टॉक्स हैं, बिल्कुल। तो आई थिंक ये आउट परफॉर्मेंस गोज इज मेजरली बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन इक्विटीज, राइट।
अब यही चीज अगर हम अब दूसरा जो जिसको हम कंसिस्टेंसी देखते हैं परिमल, कि हम हमेशा मतलब मेरे ख्याल से यज्ञ एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट है कैलेंडर रिटर्न्स का और रोलिंग रिटर्न्स का, राइट। तो हम जैसे कैलेंडर रिटर्न्स में जो हम कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखता है कि जब इंडियन मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे 2014 में, ठीक है, और 2017 में जब इंडियन मार्केट ने एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, राइट, तो ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ऑब्वियसली बिकॉज यूएस मार्केट शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती उस टाइम। और जब इंडियन मार्केट जो है वो खास परफॉर्म नहीं किया, जैसे 2019 हुआ या 18 हुआ या ठीक है ना, तो 2015 हुआ, तो इस फंड की परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा अच्छी रहती है, राइट। तो ये इस टाइप से फंड्स में हम क्या मतलब, और मैंने ये ना परिमल बिल्कुल क्लियरली देखा है कि 2017 में किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि पराग पारिक खरीदूं क्या, और 2019 और 20 में शायद ही कोई ऐसा बंदा है जिसका मैंने हो कि जिसने नहीं पूछा हो कि पराग पारिक में इन्वेस्ट करूंगी। राइट, राइट। ये जो है ना वो ट्रेंड मेरे को यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखता है। तो आपका क्या मतलब, क्या बोलोगे इस बारे में? The thought process, see, ultimately what I always feel about equity all over world, equities का जो performance रहेगा ना वो same रह सकता है if it's a globalized world, because सारे इनके businesses अलग अलग जगह पे चलते हैं, तो ये आउट परफॉर्मेंस बहुत लंबे समय के लिए कंटिन्यू हो सकता है क्या? आई रियली डाउट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ओके, पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन वो होना चाहिए, अदरवाइज ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट लिंक्ड। हर एक का एक फेज आता है, जैसे कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग विथ मिस्टर बाला, तो उन्होंने एफएमसीजी कंपनीज के बारे में बहुत सही समझाया था कि 3-3 साल के स्लॉट्स आते हैं उनके, 3 साल चलेंगे, 3 साल नहीं चलेंगे, 3 साल चलेंगे, 3 साल नहीं चलेंगे। तो ये स्लॉट्स में ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट, ठीक है, बट हर एक का एक साइकिल होता है, हर एक सेक्टर का, और हर एक मार्केट का भी एक साइकिल होता है। बाद में सबसे अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे जो लगता है कि व्हाई दीज ग्लोबल कंपनीज विच आर सो कैश रिच, वो अभी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग मार्केट्स में जाके स्टेक लेने के, जैसे कि अभी फेसबुक, गूगल इंडिया में आके जियो में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सब हमें देखना होगा इन्वेस्ट करने के समय कि सिर्फ और सिर्फ ये रिटर्न्स वगैरह देख के नहीं चलेगी चीजें। वी विल हैव टू सी कि हाँ, ऑब्वियसली as an Indian investor, I cannot directly go and take allocations, but through these kind of funds, I can take those allocations. This is a very good thing. But सिर्फ उस पर डिपेंड रहेगा और बाकी के बहुत ही खराब है और यही चलता रहेगा, I am completely against that, because ये साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखोगे जो आपने दिखा है लास्ट 1 ईयर का, जिसमें मेजर आउट परफॉर्मेंस हुआ है, 13% मल्टी कैप फंड्स आर डाउन एंड दिस फंड इज अप बाय 6-7%, सो 20% का आउट परफॉर्मेंस है। 20% को आप लास्ट 5 सालों में देखोगे तो 4-5% का तो सीएजीआर वैसे ही बढ़ गया उसका। So that is taking you to different level, but it is not giving you the consistency. Okay, consistency, I think you are questioning the best way that कि भाई ये मुझे हमेशा तो नहीं दिख रहा है, इसके कुछ phases आ रहे हैं जिसमें, और ये 2020 is little bigger phase, because Indian markets अभी भी cover नहीं हुए and Nasdaq is touching new highs, so that is the reason. बाकी एसआईपी रिटर्न्स तो ट्रेलिंग रिटर्न्स टाइप से होते हैं, तो इस हिसाब से हमने इसको एक मतलब जैसे हमने एक अच्छा फंड है, परफॉर्मेंस तो है ही अच्छा, ठीक है ओवरऑल, तो हमने इसको 2 ग्रीन और 1 येलो स्टार दिया। अब फंड मैनेजर के हिसाब से आते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अगेन की फंड मैनेजर्स हम बात कर रहे थे, राजीव ठक्कर जी हैं, रौनक जी हैं, तो सिंस ये फंड हाउस का फोकस ही यही फंड है सिर्फ, तो ये दोनों फंड मैनेजर जो है शायद बहुत ही टाइम से इनके साथ हैं और काफी अच्छा मतलब नाम है इनका। और सबसे अच्छी बात मेरे को परिमल इस फंड हाउस की जो लगती है और इस फंड की भी लगती है वो है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, मतलब आई डोंट नो आप कितने सब इनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं या इनके ब्लॉग्स देखते हैं, बट ये ना हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हमने अगर अमेजोन में स्टेक लिया तो क्यों लिया, कोई स्टॉक बेचा तो हमने क्यों बेचा, तो मुझे वो चीज ना मेरे को राजीव जी की बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एवरी मंथ ऑलमोस्ट कि भाई हमने क्या क्या चेंजेस किए लास्ट मंथ में। तो मुझे वो मेरे को लगता है कि ये बहुत कम फंड हाउसेज में से है जो इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी लाता है। हाँ वो है कि एक बहुत छोटा फंड है और एक ही फंड है तो शायद वो कर पाते हैं, ये के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट फ्रंट। और बेस्ट पार्ट है कि कंसिस्टेंटली उन्होंने अपनी फिलोसॉफी को फॉलो किया है, एंड फिलोसॉफी दे डू नॉट चेंज। सो जो भी फिलोसॉफी लेके आए हैं कि भाई हमें इतना मतलब फॉरेन इक्विटीज में भी रखना है और बाकी मल्टी कैप की तरह आप चेंजेस कर सकते हो, सो आई स्ट्रांगली फील दैट कि फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, और आजकल कैसा है विद द न्यू यंग एज पॉपुलेशन, यहाँ पे पीपल वुड लाइक टू बी मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट, तो उस चीज के हिसाब से आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। सो ये
नॉर्मली बहुत इनका बहुत ज्यादा ना बढ़ना भी इन्वेस्टर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, जो इनके स्कीम्स में इन्वेस्टेड रह रहे, बिकॉज जैसे ही नॉर्मली मैं हमेशा आई डू नॉट वांट टू टेक एनी नेम ऑफ एनी फंड मैनेजर, बट CIOs मतलब दैट इज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर शुड नॉट बिकम CEO। तो बिजनेस माइंड, इन्वेस्टमेंट माइंड को अगर आप बिजनेस माइंड में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर यू विल फोकस मोर एंड मोर ऑन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ। सो वहां पे आई थिंक, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी मतलब वो ग्रो कर रहे तो उनके पास अच्छे फंड्स नहीं है, डेफिनेटली दोस फंड्स विल बी देयर। So, but you need to have a very close eye on your investments. Normally, the CIO should not wear the shoes of CEOs. फिर वो thought process थोड़ी सी problematic हो सकती है। Otherwise, fund manager बहुत focused होना चाहिए, and he should know, and there should be a lot of freedom for that particular fund manager, no doubt. Absolutely. दूसरा अभी क्या सेक्टर एलोकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो अभी क्या है ना कि सिंस जैसे आपने बताया कि मेजरली ये फैंग स्टॉक में अभी हम देखेंगे भी इनका स्टॉक का पोर्टफोलियो, बट फैंग स्टॉक में डालते हैं तो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इनका कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, और टेक्नोलॉजी में नाउ दे हैव द हाईएस्ट एलोकेशन सेक्टर वाइज, राइट। और फाइनेंशियल तो नंबर 2 है और उसमें भी अच्छा खासा एलोकेशन है, राइट। तो अगर आप ये देखोगे ना परिमल, तो ये एक थोड़ा आपको लगता है कि टेंशन वाली चीज है कि मतलब ऑलमोस्ट 55% एलोकेशन सिर्फ 2 ही सेक्टर में पूरा है। अगर मान लो कोई भी, और ये दोनों सेक्टर आप एक बार क्रैश हो चुका है, मतलब 2001-2000 में एक .com बबल आ चुका है, 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, मतलब लास्ट 20 ईयर्स में 2 बार, राइट। तो आपको क्या इतना बड़ा एलोकेशन 2 ही सेक्टर में कोई रिस्क लगता है क्या? नहीं, इनके पास बाकी अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा अवेलेबल नहीं दिखती है, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब इनके जो एलोकेशंस लिए गए हैं, तो ये मुझे लगता है द काइंड ऑफ ग्रोथ दे हैव सीन, दैट्स व्हाई एलोकेशन बहुत ऊपर आए हैं। अदरवाइज अगर जब हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे वहां पे आई थिंक डिटेल में वो डिस्कशन हो सकता है, बट एज अ थंब रूल डेफिनेटली आई फील कि एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है। सो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वी शुड रेज दैट रेड फ्लैग कि भाई हाँ ये है, सो यू शुड नो दैट। अ लॉट ऑफ पीपल माइट से भाई वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अगर वो मैनेज कर रहे हैं कंसिस्टेंटली अच्छा मैनेज कर रहे तो ओके, बट वी हैव मेड सम थंब रूल्स कि भाई इतना एलोकेशन, नॉर्मली टॉप 3 सेक्टर्स में अगर 50% से ज्यादा एलोकेशन होता है, सो देन इट इज अ एग्रेसिव फंड, so you should know that। एंड मल्टी कैप में नॉर्मली हम क्यों आने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करके वी कैन मिनिमाइज द रिस्क। अदरवाइज एग्रेसिवनेस में जाना है, वी कैन गो इनटू डायरेक्टली सेक्टरल फंड्स और वी कैन गो डायरेक्टली इनटू स्मॉल एंड मिड कैप काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट इन्होंने अलग तरीके से पोजीशन किया है। बट सबसे बड़ा रीजन लगता है मुझे इनके एलोकेशंस हाई रहने का, एंड दैट इज द ग्रोथ दे हैव सीन इन दीज स्टॉक्स। बिल्कुल, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे एलोकेशन डिस्प्रोपोर्शनेट होने का सेक्टर वाइज, राइट। तो अब ये है इनका टॉप 20 स्टॉक्स जो हैं, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा Amazon.com पे 8%, फिर अल्फाबेट गूगल जो है वो 8%, फिर उसके बाद अपने स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, फेसबुक है ऑलमोस्ट 6%, राइट। तो ये और सुजुकी मोटर्स, मतलब वहां वाला जापान वाला इंडिया मार्केट, राइट। तो उस टाइप से इन्होंने एलोकेशंस लिए हुए हैं, ठीक है, अच्छे खासे। और दूसरा क्या है ना, बहुत ही फोकस्ड फंड है परिमल, देखो आप कि मतलब 20-25-30 स्टॉक्स, ठीक है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ही फोकस्ड एक वैल्यू लेते हैं। तो मतलब उस तरह से ही मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा चीजें हैं, और कंसिस्टेंटली, मतलब ज्यादा पुराना फंड नहीं है, बट एक कंसिस्टेंट एक एलोकेशंस रखते हैं अपने पास। ट्रू, तो वो 2-3 चीजें मुझे काफी अच्छी लगती है इनकी, राइट। एंड आई थिंक कि बीइंग अ मल्टी कैप फंड, बट वो इतना फोकस्ड अप्रोच है इनका, एंड दैट्स व्हाई वो आउट परफॉर्मेंस क्रिएट हो रहा है। दो आई एग्री कि ये फॉरेन इक्विटीज की वजह से सबसे ज्यादा हुआ है, but still okay yaar, it's their strategy, they have worked it out, they have managed it well, they are consistently trying to do that, okay। मतलब ईयर वाइज हम अंडर परफॉर्मेंस कुछ कुछ सालों में देख सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि अंडर परफॉर्मेंस इतना ज्यादा है कि भाई एकदम गए गुजरे ही दिख रहे हैं वो। तो मतलब वो भी ठीक ठाक ही परफॉर्म किया वहां पे। तो ओके, आई थिंक यहाँ पे वैसे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है उनका, बट बहुत ही फोकस्ड फंड हाउस है, एक ही फंड पे सबसे ज्यादा फोकस है, तो फिर वहां पे अगर दे मस्ट बी क्वाइट श्योर अबाउट दीज थिंग्स, दो लिटिल रिस्की है, बट दे आर डिलीवरिंग, सो बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना चाहिए उनको। और दूसरा ना, वो बहुत अच्छी बात है कि देखो टर्नओवर, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखो आप, कुछ भी मतलब आज भी कुछ चेंज करना है, आई थिंक वो होल्ड ही करे। मेरे हिसाब से वो सिर्फ सेल इसलिए करना पड़ता होगा बिकॉज वो जो रूल होता है 10% से ज्यादा एलोकेशन होना नहीं चाहिए एक स्टॉक में, तो फॉरेन स्टॉक अदरवाइज या उनके कहीं के कहीं निकल जाते, तो वो उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। एंड वी नीड टू रिमेंबर
फॉरेन स्टॉक का जो एलोकेशन है वो 35% के ऊपर जा भी नहीं पाएगा इनका, बिकॉज दैट इज अ मैंडेट, बिकॉज फॉरेन स्टॉक्स को कंसिडर किया जाएगा एज अ डेट इन्वेस्टमेंट फॉर इक्विटी, सो वो अलग तरीके से है, तो वो पूरा रूल ही अलग है वो, सो वी नीड टू सी दैट, तो उनको वो 65% मेंटेन ही करना है, सो पर्पसेटली इन अ वे वो उनका बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाता है, एलोकेशन भी चेंज हो जाते हैं, सो आई थिंक इट्स गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट। और ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है परिमल, इनकी सबसे अच्छी बात ये कि एक्सपेंस रेशियो जो है ना इनका मैनेजमेंट, मतलब एक छोटा फंड हाउस, लिमिटेड रिसोर्सेज, एक ही फंड, और उसके बाद स्टॉक, फॉरेन स्टॉक विच इज मोर कॉस्टली टू बाय एंड सेल, राइट, फिर भी आप देखो उनका मतलब एक्सपेंस रेशियो मतलब वेरी वेरी नियर टू कैटेगरी एवरेज, राइट, व्हिच इज आई थिंक वेरी ट्रू, आई थिंक वैसा इन्होंने पहले बहुत ज्यादा चार्ज करते थे, बिकॉज इनको पता था कि रिटेल क्योंकि आउट परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त क्रिएट हो रहा था ना, बट बाद में इफ यू रिमेम्बर कि 2017 में स्पेसिफिकली जो हमने बात की, तो उस वक्त पे जब ये हाईलाइट होना शुरू हो गया, अरे क्या इनका तो परफॉर्मेंस कंपेयर टू कैटेगरी कम दिख रहा है, कैटेगरी एवरेज में ज्यादा किया है, बेंचमार्क ने भी इससे ज्यादा किया है, तो वो प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड होना शुरू हो गया उनपे, और उसकी वजह से और ज्यादा रैशनलाइज किया है उन्होंने, बट ओवरऑल आई थिंक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है, एंड अगर थोड़ा बहुत ज्यादा है भी, मतलब रेगुलर प्लान्स में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा वहां पे एलोक एक्स्ट्रा चार्जेस है उनके, but outperformance they are creating, so I think there should not be any problem with that, so on that particular parameter I think we can give a green star, there should not be any problem, absolutely right। और अब ये बहुत इंटरेस्टिंग देखो, अब ये शायद मेरे ख्याल से रिस्क वाइज तो क्योंकि यूएस स्टॉक्स हैं तो ऑब्वियसली उनका रिस्क थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू ये बीटा कम होता है, तो मतलब आप देखो कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बीटा में, एंड देन अल्फा तो मतलब कंसिस्टेंट 6 to 7% पे अल्फा पे जा चुके हैं वो अभी करंटली, राइट, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी, तो मतलब एक इतना क्लियर लो रिस्क एंड हाई रिटर्न फंड टाइप दिख रहा है लास्ट 2-3 साल कि मतलब मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये चीज देख के, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इवन इन पी रेशियो आल्सो वी लुक एट दी कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स से भी नीचे है, एंड दैट टू मतलब वी आर सीइंग दैट कि कितने एग्रेसिव स्टॉक्स, एग्रेसिव इन द सेंस ये ग्रोथ स्टॉक्स में वो है, बट अर्निंग्स ऑफ दोस ग्रोथ स्टॉक्स आर इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे पी रेशियो वो सस्ता ही लग रहा है अभी भी, मतलब कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क आल्सो, राइट। और मतलब मैं ना जब भी देखता हूँ राजीव जी का इंटरव्यू वगैरह सुनता हूँ तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये ना मेरा एक वैल्यू फंड है, मतलब उसको वैल्यू फंड की तरह ही पोर्ट्रे करते हैं, ट्रू, राइट, तो मतलब मुझे वो दिख भी रहा है कि मतलब वो उस तरह से शायद एक कॉन्शियस कॉल्स लेते हैं कि भाई ज्यादा हाई कॉल्स लेते भी नहीं शायद, राइट। तो ये था हमारा मेरे ख्याल से अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आप फाइनल कुछ बोलना चाहोगे, ये तो अपने रेटिंग्स तो है ही, ठीक है, और आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो सजेस्ट करते हैं, नॉर्मली 5 to 7 years का 7+ years का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए आप लोगों का, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू मल्टी कैप साइड ऑफ फंड, बट लुकिंग एट द पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर जहां पे फॉरेन इक्विटीज एंड लार्ज कैप, फॉरेन इक्विटीज मतलब रियल लार्ज कैप स्टॉक्स है वो, एंड ये इंडियन लार्ज कैप, so overall it's a more or less large cap oriented fund, so even for 5 to 7 years also there should not be any problem if your financial goal is between more than 5 years old, so I think it should be part of your portfolio overall। fund house ko I think yellow star diya hai majorly because it's the only this fund focused है उनका इधर, बाकी और ज्यादा फंड्स नहीं है, टोटल 38th रैंक है उनकी मेजरली इसी फंड की वजह से, राइट, तो ओके दैट इज द रीजन, वन कैन इग्नोर इफ ही वांट्स कि भाई ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बीइंग अ फोकस्ड फंड दिस, so AUM wise I think with the limited capacity they have raised a very good AUM of retail investors, so that's why green star, otherwise comparison किया जाएगा तो बहुत नीचे है, but growth wise I think this is doing very well। रिटर्न्स में जैसे हम देख रहे हैं कि कैलेंडर ईयर रिटर्न्स ही थोड़ा सा हमें लगता है कि कभी कभी ऊपर नीचे हुआ है उनका, सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग येलो स्टार, अदरवाइज तो ट्रेलिंग एंड रोलिंग रिटर्न्स में तो इट्स गुड, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। रोलिंग रिटर्न के इतने ज्यादा हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है वैसे देखा जाएगा, नया फंड है ना, मतलब कंसिस्टेंसी तो समझ में आ जाती है, तो आई थिंक होपफुली इन फ्यूचर विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी आल्सो हाई लोज की। Fund manager, I think green star no doubt for developing such a good process, and overall कोई ऐसा negative कहीं दिखा नहीं है fund manager के लिए, and they are very transparent also, they are communicating, so वो green star के लिए कोई problem नहीं है। Diversification as we said as per our rule, जो हमने thumb rule बनाया है उसके हिसाब से थोड़ा सा problem लगता है हमें
बट एज अ फोकस्ड इन्वेस्टर वन कैन इग्नोर दैट इफ वी फील कि भाई ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई नो कि भले ही एक कॉन्सेंट्रेटेड है, बट स्टिल लुकिंग एट दी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दी जियोग्राफीज, बहुत बढ़िया है ये फंड ने किया हुआ है। सो उस हिसाब से वन कैन इग्नोर। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जियोग्राफीज देखेंगे तो वी शुड गिव ग्रीन स्टार, बट सेक्टर वाइज वी आर गिविंग रेड स्टार। एंड स्टॉक्स में भी फोकस्ड अप्रोच है तो ग्रीन स्टार, चर्निंग बिल्कुल नहीं करता, एक्सपेंस रेशियो इज आल्सो गुड कंपेयर टू इंडस्ट्री, एंड रिस्क रेशियोज में तो हर जगह पे आउट परफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्री को और बेंचमार्क को भी। सो आई थिंक ओवरऑल विथ 7 ग्रीन स्टार, 2 येलो स्टार, 1 रेड स्टार, दैट टू we can say कि if you want to ignore you can ignore that. I think fully क्या बढ़िया फंड है एकदम कि आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। एकदम मेरे ख्याल से बढ़िया फंड है, मल्टी कैप की शॉर्टलिस्ट में आपकी होना ही चाहिए। राइट। और अगर आप एक मीडियम मिडिल क्लास एक इन्वेस्टर्स हो जो छोटी एसआईपीज करते हैं, जिनको अलग से एक यूएस इक्विटी का एलोकेशन नहीं लेना, मतलब अब आपको नहीं खरीदना एक नैस्डैक का इंडेक्स या एसएनपी का इंडेक्स, तो एक ये अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट कर सकता है। राइट। तो मेरे को लगता है उनके लिए एक बहुत अच्छा फंड है। चलो, थैंक यू सो मच परिमल फॉर दिस। थैंक यू Gaurav. I think this is a good initiative. We should keep on doing these kind of, because I think it will be more evident. ये करते रहेंगे और भी, ठीक है। और होपफुली अगर आपको कुछ और कोई फंड आपका लगे आप सबको कि ये फंड हमें चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए। पराग पारिक तो बहुत फेवरेट फंड है सबका, तो शेयर कीजिए। मेरे ख्याल से इससे डिटेल रिव्यू तो नहीं मिलेगा आपको पराग पारिक पे, ठीक है। चलो, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।